वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और एक नई मुहिम के साथ नई शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। वन रक्षक और वनपाल परीक्षा 2021 जो अधीनस्थ बोर्ड करवा रहा है और जल्द ही इसका एग्जाम होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो अधीनस्थ बोर्ड के जो पहले वाले अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और नए अध्यक्ष बन चुके हैं और उन्होंने साफ कहा है कि जो भी भर्तियों के एग्जाम होने वाले हैं वो शीघ्र करवाए जाएंगे। तो तैयार रहिए, जल्द ही वन रक्षक और वनपाल का एग्जाम होने वाला है। तो आज से हमने मॉडल पेपर की शुरुआत कर दी है, खास करके राजस्थान जीके के मॉडल पेपर की। तो पढ़ो, वो जो परीक्षा में आए, सिलेक्शन चाहिए तो ये पर्सन रट लो। इस मुहिम के साथ आज हमने इसकी शुरुआत की है। आप सभी का सहयोग चाहिए। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक तो सारे अपने जितने भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने वन रक्षक फार्म भर रखा है फॉर्म, और वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लें। तो स्टार्ट आज के वन रक्षक 2020 नई मुहिम, नई शुरुआत शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए, जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? साथ साथ में कमेंट में जवाब दोगे आप, जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है। तो जैसलमेर रियासत के बारे में पूरी चर्चा हम करेंगे। देखो, क्या इसे सूर्य नगरी कहते हैं या स्वर्ण नगरी कहते हैं, राजस्थान का गौरव कहते हैं, मरु नगरी कहते हैं? तो ध्यान रखना, जैसलमेर को कहते हैं स्वर्ण नगरी। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे पत्थर पाए जाते हैं, पीले पत्थर पाए जाते हैं। और जब सूर्य की किरण इन पे पड़ती है तो ऐसे लगता है जैसे स्वर्ण पड़ा है, सोना पड़ा है, एकदम ऐसा लगता है। सोना देखा है ना आपने, सोने की ईंट या सोने के आभूषण देखे, पीले रंग के होते हैं। तो ये पीले पत्थर इस सूर्य की किरण के कारण एकदम सोने जैसे लगते हैं, इसलिए इसे स्वर्ण नगरी कहते हैं। और यहाँ दुर्ग भी है जिसको हम जैसलमेर का दुर्ग या सोनार का दुर्ग या फिर स्वर्ण नगरी कहते हैं, स्वर्णगिरी भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर एक ऑप्शन इसमें और दे रखे हैं कुछ, सूर्य नगरी किसको कहते हैं? अगर स्वर्ण नगरी इसको कहते हैं तो सूर्य नगरी कहते हैं जोधपुर को। सूर्य नगरी किसको कहते हैं? जोधपुर को। और क्यों कहते हैं? जो इसका अंग्रेजी में नाम भी आता है सन सिटी। जोधपुर को क्या कहते हैं? सन सिटी, यानी सूर्य नगरी। क्योंकि सूर्य एकदम जोधपुर पर सीधा पड़ता है और वहां के जो पत्थर है वो बहुत गर्म होते हैं, इसलिए सौर ऊर्जा की संभावना पूछे राजस्थान में तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? जोधपुर में। ये बात समझ में आ गई। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? एक और ध्यान रखना, कंफ्यूजिंग हो जाती है स्वर्ण नगरी और सुवर्णगिरी। स्वर्णगिरी और स्वर्ण नगरी में कंफ्यूज होते हैं। तो स्वर्णगिरी तो कहते हैं जालोर में, जालोर का जो दुर्ग है उसको सुवर्णगिरी कहते हैं। और स्वर्णगिरी या स्वर्णगिरी ये है जोधपुर। राजस्थान का गौरव किसको कहते हैं? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को। इसको कहते हैं चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसको राजस्थान का गौरव कहते हैं, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। ध्यान रखना, इसका पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। मरु नगरी, तो मरु नगरी किसको कहते हैं? मरु नगरी वैसे किसी को नहीं कहते, लेकिन ध्यान रखना मरु महोत्सव, जो मरु महोत्सव बनाया जाता है ना, वो कहाँ बनाया जाता है? जैसलमेर के अंदर बनाया जाता है। तो देखो, एक पर्सन से कितने क्वेश्चन निकल गए। ठीक है, जैसलमेर शहर, जो जैसलमेर में जो दुर्ग है सोनारगढ़ दुर्ग, उसका निर्माण 1155 ईस्वी में राव जैसल के द्वारा करवाया गया था। रावल जैसल के द्वारा करवाया गया था। इतनी बातें याद है? और देख लो इसके बारे में, और देखो क्या। देखो, जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। और हमारा सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो है धौलपुर। कौन सा? धौलपुर है। जैसलमेर की एक खासियत और है, जनसंख्या की दृष्टि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा जिला भी जैसलमेर है। पंखों की नगरी इसे कहा जाता है, पंखों की नगरी इसे कहा जाता है। और मैं करंट भी आपको बताऊंगा, सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, वो देखा करो। जैसलमेर की बात करो तो यह स्थान है गोटारू। गोटारू के अंदर गणतंत्र दिवस पर एक सैटेलाइट से देखा गया, क्या देखा गया कि 6500 पौधे लगाए गए गोटारू के अंदर, और दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इंडिया। तो इसलिए ये भी चर्चित है। और जैसलमेर में तनोट माता का मंदिर भी है, जिसको थार की वैष्णो देवी कहते हैं, रुमाल वाली माता कहते हैं, और सैनिकों की कुल देवी कहा जाता है। तो इतनी बात जैसलमेर से। आगे देखो, क्वेश्चन हम थोड़े करेंगे लेकिन पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे।
और ये बता देता हूँ आपको, जो रीट के विद्यार्थी है ना, उनके लिए क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है रीट लेवल 2 का, सोशल स्टडीज सीडीपी स्टार्ट हुआ है 1 फरवरी से स्टार्ट, कल से हो जाएगा और डेट है 22 अप्रैल तक चलेगा। ड्यूरेशन 3 मंथ की है क्योंकि रीट का एग्जाम होने वाला है। टॉप एजुकेटर लाइव क्लासें, पीडीएफ नोट्स, वीकली क्विज सब मिलेंगे। और जैसे ही आप ये अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करोगे और रीट का कोर्स लोगे तो आपसे क्या मांगेगा, वो एक कोड मांगेगा, तो वहां कोड लगा देना आप, नानक क्लासेज। क्या लगाओगे, नानक क्लासेज लगा देना और आपको सब कुछ वहां मिल जाएगा। कोर्स खरीदना चाहते हो तो भी मिल जाएगा, फ्री देखना चाहते हो तो भी प्राप्त हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान के किस क्षेत्र के लिए प्रारंभ में क्या नाम प्रयुक्त किया गया। कर्नल जेम्स टोड ने, इसको राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है किसको, कर्नल जेम्स टोड को। और एक और कहते हैं इसने सारा इतिहास घोड़े पर बैठ के लिखा था, इसलिए इसको कहते हैं घोड़े वाला बाबा। घोड़े वाला बाबा कहा जाता है, ध्यान रखना, रामदेव जी को घोड़े वाला बाबा नहीं कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। कहाँ से, इंग्लैंड के लंदन से आए हुए थे और मेवाड़ के क्या है, पॉलिटिकल एजेंट बन के आए थे। अब इन्होंने क्या दिया था, राजस्थान को राजपुताना नाम दिया था। कब, 1829 ईस्वी में राजस्थान को राजपुताना, क्योंकि राजस्थान में राजपूत ही थे ना, तो राजपुताना नाम दिया था। और रायथान किसने नाम दिया था, तो रायथान नाम दिया था 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉम्स ने। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉम्स के द्वारा रायथान नाम दिया गया। याद रह जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। राजस्थान नाम कब पड़ा, तो वैसे राजस्थान सही नाम पड़ा था 30 मार्च 1949 को, राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में सही रूप से। तो 30 मार्च को हम क्या बनाते हैं, राजस्थान दिवस बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन से आपको इतने क्वेश्चनों की जानकारी प्राप्त हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, जॉर्ज थॉम्स द्वारा सन 1800 ईस्वी में राजस्थानी भूभाग के लिए क्या नाम दिया गया। मैं आपको इसमें राजस्थान हिस्ट्री भी करवाऊंगा, ज्योग्राफी भी करवाऊंगा और पॉलिटिकल भी करवाऊंगा। ये पॉलिटिकल है राजस्थान की, वो भी 1-2 क्वेश्चन होंगे, और आपको कल्चर भी करवाऊंगा। सारा मिक्स मैं मैटर लेके चलूंगा ताकि हर चीज आपको क्लियर हो जाए। तो जॉर्ज थॉम्स द्वारा सन 1800 ईस्वी में राजस्थानी भूभाग के लिए क्या नाम दिया गया, तो इसका सही जवाब है रायथान। अभी बताया ना मैंने, रायथान दिया गया कब, 1800 ईस्वी में। राजपुताना किसने दिया, जो कर्नल जेम्स टोड ने। राजस्थान 30 मार्च को पड़ा, पता है ना। और मरु महोत्सव याद रखना, मरु महोत्सव कहाँ बनाया जाता है, उत्तर बताओगे, जैसलमेर। मरु महोत्सव जैसलमेर। थार महोत्सव बाड़मेर, थार महोत्सव बाड़मेर। ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव बीकानेर। ऊंट महोत्सव कहाँ बनाया जाता है, बीकानेर के अंदर बनाया जाता है। ये सारे याद रखना, एग्जाम में आते हैं। अभी किसी ने राजस्थान पुलिस का पेपर दिया हो तो एग्जाम में आया था, ऊंट महोत्सव कब बनाया जाता है, जनवरी में बनाया जाता है। और पतंग महोत्सव, पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है ना, वो भी जनवरी महीने में बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में सीधे सीधे। अगला देखिए, और ये करंट अफेयर्स की बुकें हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगला देखिए, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग निम्न में से किस ग्रंथ शिलालेख में मिलता है। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग निम्न में से किस ग्रंथ या शिलालेख में मिलता है। ठीक है, राजरूपक, मुहणोत नैणसीरी ख्यात, कुल्यमाला या उपयुक्त सभी। आपके पास ऑप्शन 4 हैं, चारों में से आपको जवाब देना है कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उद्योतन सूरी के कुल्यमाला ग्रंथ में मिलता है। कुल्यमाला ग्रंथ है किसका, उद्योतन सूरी का। उद्योतन सूरी का कुल्यमाला ग्रंथ है। इस ग्रंथ में प्राचीनतम नाम या ग्रंथ में नाम मिलता है, याद रखना। ठीक है, राजरूपक गुणभद्र ने लिखा था। ये राजरूपक किसने लिखा था, गुणभद्र ने। मोहणोत नैणसीरी ख्यात, ये मोहणोत नैणसी ने लिखा था। मोहणोत नैणसी ने लिखा था, जो जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह, उनके दरबारी कवि थे। और मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहते हैं, अबुल फजल कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। राजस्थान फिर आ गया, राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर किसने बसाई थी, 18 नवंबर, ध्यान रखना, 18 नवंबर 1727 को स्वाई जय सिंह के द्वारा बसाई गई। किसने बसाई थी, स्वाई जय सिंह। और जो विद्यार्थी नए पढ़ रहे हैं, जो राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं ना, राजस्थान अध्ययन की हमारा राजस्थान, तो उसकी
उस बुक के भी हमारी क्लासें चल रही है, वो क्लासें भी देखे करो, वन रक्षक वनपाल में, वहां से सीधा सीधा जीके आएगा। और ये वीडियो सारे देखना, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात विधिवत रूप से हमारे प्रदेश राजपूताना का नाम राजस्थान कब किया गया? देखो मैं प्रश्न मिला मिला के आपको रिलेटिव प्रश्न बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबी सीरीज हमारी चलने वाली है ये, और लंबी सीरीज अगर आपने पूरा देख लिया, आपका प्रश्न एक गलत नहीं होगा। स्वतंत्रता के पश्चात विधिवत रूप से हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कब किया गया? तो आपका अभी मैंने आपको बताया था कब किया, 30 मार्च 1949, ये राजस्थान स्वतंत्रता के पश्चात। अब देखो स्वतंत्र कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को राजपूताना से राजस्थान नाम हुआ 30 मार्च 1949 को हुआ। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। 30 मार्च 1949 को इसी दिन हम क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस। लेकिन आपसे पूछे 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भी राजस्थान नाम था, उसका नाम पड़ा राजस्थान संघ। उस समय राजस्थान संघ था, और विधिवत रूप से सही नाम पड़ा। वर्तमान जो राजस्थान है ना, वो कब बना? 1 नवंबर 1956 को बना। इसलिए हम क्या करते हैं, 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस बनाते हैं। याद रखना, राजस्थान स्थापना दिवस कब बनाया जाता है? 1 नवंबर को। 30 मार्च को क्या बनाया जाता है? 30 मार्च को बनाया जाता है राजस्थान दिवस, सीधा ही राजस्थान दिवस। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि हमारा राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था ना। कितने दिन लगे थे? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे। 1948 को शुरू हुआ था और 1956 को बन गया था, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी। अगला देखिए, राजस्थान गठन के विभिन्न चरणों व तत्संबंधी तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? इन राजस्थान का गठन हुआ 7 चरणों में। अब इनमें आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा युग्म असंगत है। प्रथम चरण 1800, प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को हुआ, सही है ना, प्रथम चरण। और इसका नाम क्या था? मत्स्य संघ था, ये एकदम सही है। द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को, ये भी एकदम सही है, इसका नाम था पूर्व राजस्थान। तृतीय चरण 25 मार्च 1949 को हुआ था, ये गलत है अभी। तृतीय चरण 25 मार्च को नहीं हुआ था, और न ही 1949 को हुआ था, ये हुआ था 18 अप्रैल 1948 को हुआ था, 18 अप्रैल 1948 को। चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949 को, सही है। अब मैं बताता हूँ सातों चरण के तारीख और सन आपको बताता हूँ, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में पक्का ही प्रश्न आएगा। पहला चरण था मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को, याद रखना। फिर दूसरा चरण था पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948 को, ठीक है। तीसरा चरण था, अभी आपको मैंने बताया 18 अप्रैल चौथा महीना 1948, तीन तो हो गए 1948 में। चौथा 30 मार्च यानी तीसरा महीना 1949 का हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा 15 मई यानी पांचवा महीना 1949 को हो जाएगा। छठा हो जाएगा 26 जनवरी यानी 26/1/1950 को हो जाएगा। और सातवां लास्ट हो जाएगा 1/11/1956। ये सातों चरण याद रह जाइए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सातों के सातों चरण याद रखने हैं आपको। अगला देखो, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार जाना जाता है, ये भूगोल का क्वेश्चन आ गया। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार किस नाम से जाना जाता है? एक तो प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी विद्यार्थी है, अगर आपको नक्शा भरना नहीं आता है ना, तो आप नक्शा भरना सीखोगे एकदम बढ़िया तरीके से। पूरा का पूरा नक्शा भरना आना चाहिए। जब तक नक्शा भरना आपको नहीं आएगा ना, तब तक आप इन चीजों को सही रूप से नहीं पढ़ सकते, ध्यान रखना। तब तक आप इन चीजों को सही रूप से नहीं पढ़ सकते। या थोड़ा सा गलत हो गया, कट कर लेना इसको, ठीक है। यहाँ ऐसे हो गया। अब देखो, ये है दक्षिणी पूर्वी पठार, जिसको हम कहते हैं हाड़ौती का पठार। क्या कहते हैं? हाड़ौती का पठार कहते हैं। जिसमें जिले कौन कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, 4 जिले आते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार के अंदर, ठीक है। अब देखो, दक्षिणी पूर्वी पठार माना जाता है हाड़ौती का पठार। किसको कहते हैं? हाड़ौती के पठार को। आ गया ना, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। यहाँ मिट्टी कैसी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है, जो सबसे यानी उपजाऊ मिट्टी भी मानी जाती है। काली मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है,
ये भी याद रखना। और झालावाड़ के अंदर यहाँ मिट्टी में सोयाबीन पाई जाती है, कपास भी इस क्षेत्र में खूब होती है। और ये किस संभाग में आते हैं? चारों के चारों जिले कोटा संभाग के अंदर आते हैं। किसमें? कोटा संभाग में। तो आपसे पूछे सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग है। और इस संभाग में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? झालावाड़ में। हम कहते हैं ना सबसे ज्यादा राजस्थान में बारिश किस जिले में होती है? झालावाड़ में होती है। अब देखो ऑप्शन आपके पास है लसाड़िया का पठार, ये कहाँ पे है? तो ये उदयपुर है। यहाँ पे उदयपुर में ये लसाड़िया का पठार है, जयसमंद झील के पास है, ध्यान रखना। ये पूछा जाता है पेपर में। उड़िया का पठार कहाँ पे है? ये उड़िया का पठार सिरोही में है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार सिरोही में है। बोराट का पठार कहाँ पे है? तो ये बोराट का पठार भी सिरोही के अंदर है। ये भी खास है। ये उड़िया के बाद दूसरा सबसे तीसरा उदयपुर में, ये बोराट का पठार राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। तो चारों ऑप्शन बढ़िया तरीके से क्लियर हो गए आपके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बरदरा राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? बरदरा, दराओं से कई बार एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कि बरदरा। तो बरदरा आपको याद रखनी है। बरदरा कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। और इसकी खासियत पहले तो आपको याद होना चाहिए, ये है अजमेर। इस कौन सी आकृति का है? त्रिभुज की आकृति का है अजमेर। और अजमेर से क्या है? ब्यावर होकर, यहाँ ब्यावर है, ब्यावर होकर जोधपुर जाने का मार्ग बनाती है। ये जोधपुर की सीमा है। ठीक है, जोधपुर जाने की सीमा बनाती है कौन सी? बरदरा। पूछ लिया जाता है किस तरह से ब्यावर से जोधपुर जाया जाता है? तो बरदरा से। ठीक है। राजसमंद जिले की आकृति कैसी है? तिलक के समान राजसमंद जिले की आकृति है, याद रखना। चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी है? तो घोड़े की नाल के समान, घोड़े की नाल या इल्ली के समान इसकी आकृति है। और उदयपुर की सीमा किससे लगती है? तो उदयपुर की सीमा आपको याद रखना है। उदयपुर की आकृति किसके समान है? ऑस्ट्रेलिया के समान। ऑस्ट्रेलिया नाम सुना ना, क्रिकेट टीम है, ऑस्ट्रेलिया के समान है। तो देखो चारों ऑप्शन से चारों बातें आपके लिए क्लियर हो गई। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? निम्न में से कौन सी चोटी तो उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? तो देखो सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, बिलाली, बरवाड़ा। तो कौन सी नहीं हो सकती है? ये अरावली पर्वतमाला का विस्तार ऐसे है ना, अरावली पर्वतमाला का विस्तार। दोबारा देखो, अरावली पर्वतमाला की खासियत इस प्रकार है। ये बीच बीच में से तो क्या है, एकदम पतली है और यहां से ऐसे है। लग इसकी टोटल लंबाई है राजस्थान में 550 किलोमीटर। कुल लंबाई पूछे तो 692 किलोमीटर है। यहाँ ये कहाँ से निकलती है? शुरुआत होती है इसकी सिरोही से। यहाँ से सबसे लास्ट में दक्षिण में जो जिला है वो कौन सा है? सिरोही है। और सबसे चौड़ी कहाँ पे है? ये उदयपुर के अंदर है। फिर सबसे कम यानी संकरी सबसे कम चौड़ी कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। और यहाँ आ जाता है लास्ट खेतड़ी झुंझुनू से ये निकल जाती है हरियाणा की तरफ। अब क्या पूछा है? देखो सज्जनगढ़ चोटी तो है उदयपुर में। सज्जनगढ़ कहाँ पे है? उदयपुर में। तो ये तो उत्तर में है ही नहीं है। रघुनाथगढ़ है सीकर में। रघुनाथगढ़ कहाँ पे है? सीकर में। बिलाली है अलवर में, बिलाली। ठीक है, बिलाली। तो ये भी उत्तर में आ गई। बरवाड़ा, यहाँ पे चौथ का जो बरवाड़ा है जयपुर के अंदर है। ये सवाई माधोपुर और जयपुर की सीमा यहाँ पे है। तो कौन सी नहीं है? तो सज्जनगढ़ नहीं है। ठीक है, याद रखना। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर जो कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। याद रखना, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। आपसे पूछे उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची चोटी। और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है टोडगढ़। जो भीम टोडगढ़ है, ये कहाँ पे? अजमेर में। वैसे तारागढ़ भी ऑप्शन में आ जाता है, तारागढ़, लेकिन सबसे ऊंची जो ये टोडगढ़ को मानी जाती है। राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे शुष्क जिला जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। सही सही आप जवाब दोगे कमेंट में, साथ साथ में देते जाओगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो सबसे शुष्क जिला
हमारे राजस्थान का कौन सा है? जैसलमेर है। सबसे शुष्क कौन सा है? जैसलमेर। आपसे शुष्क स्थान पूछे तो आपका उत्तर होगा फलोदी जोधपुर। स्थान पूछे तो फलोदी जोधपुर, जिला पूछे तो जैसलमेर। और सबसे ज्यादा तापमान रहता है, सबसे ज्यादा तापमान वो रहता है जैसलमेर के अंदर। वार्षिक तो यानी रोज का, दैनिक तो जैसलमेर में, वार्षिक पूरे वर्ष भर सबसे ज्यादा तापमान रहता है वो चूरू के अंदर रहता है। और सबसे ठंडा भी कौन सा होता है? चूरू के अंदर होता है। तो शुष्कतम पूछे तो जैसलमेर है, स्थान पूछे तो फलोदी है, और सबसे ठंडा जिला पूछे आपसे तो आपका उत्तर कौन सा होगा? झालावाड़ होगा। कौन सा? झालावाड़ होगा। अगर आपसे पूछे सबसे ठंडा स्थान तो आप क्या बताओगे? माउंट आबू। ध्यान रखना, माउंट आबू, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। राजस्थान का बरखोयांश किसको कहते हैं? माउंट आबू को। राजस्थान की चेरापूंजी या मासिमराव किसको कहते हैं? झालावाड़ को। दोनों में अंतर पाया जाता है। तो ये क्लियर हो गया ना, राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? वो जैसलमेर। अगला देखो, अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सबसे सर्वोच्च शिखर है? अब इनमें से बताना है। देखो वैसे तो आपको पता है ना कि सबसे ऊंचा तो गुरु शिखर है, लेकिन अब ऑप्शन में ऐसे आ जाए तो क्या करोगे आप? तो आप उत्तर क्या करोगे? इनमें जो सबसे ऊंचा है वो कुंभलगढ़ है। कौन सा? कुंभलगढ़। और ये कहाँ पे है? राजसमंद के अंदर है। नाहरगढ़ कहाँ पे है? जयपुर के अंदर नाहरगढ़। सज्जनगढ़ अभी बताया मैंने, उदयपुर। और तारागढ़, तारागढ़ अजमेर में है। अब देखो इसमें सबसे ऊंचा कुंभलगढ़ क्यों है? क्योंकि इसकी लंबाई 1200 कुछ है, 1200 कुछ है, लेकिन क्लियर याद नहीं करनी। अब सज्जनगढ़ की भी थोड़ी सी है, सज्जनगढ़ की 900 कुछ है, तारागढ़ की 900 कुछ है, और नाहरगढ़ की तो बिल्कुल ही 500 600 ही है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? कुंभलगढ़ की। और कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजसमंद में। और कुंभलगढ़ में एक दुर्ग है, आपने सुना ही होगा, कुंभलगढ़ दुर्ग है खुद। इसके ऊपर कटारगढ़ दुर्ग है। और इसके लिए अबुल फजल ने कहा था कि ये इतनी बुलंदियों पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर इस पे रखी हुई पगड़ी गिर जाती है। अरावली पर्वत श्रेणी जो माउंट आबू के पास स्थित है, उसके उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? ये देखो पिछले साल बीएसटीसी में क्वेश्चन आया था। अब हम याद किस में कर जाते हैं? मीटर में कर जाते हैं, और क्वेश्चन आ जाता है फिट में। एग्जामिनर ने अकल निकालनी ना, ऐसे निकाली जाती है। तो मैं आपको रिलेटिव क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहले तो आपको पता होना चाहिए माउंट आबू है कहाँ पे। तो माउंट आबू तो है सिरोही में। ये क्लियर हो गया। सबसे ऊंचा है गुरु शिखर। अब उसकी ऊंचाई आपको फिट में बतानी है। देखो फिट में आपको इसकी ऊंचाई बतानी है, तो ध्यान रखना इसकी जो फिट में ऊंचाई है 5600 से 5700। मीटर में कितनी है? 1722 मीटर। अब आपको पढ़ना कैसे है? जब भी मीटर आ जाए 3 से गुणा कर देना, आपको अंदाजा लग जाएगा। 3 6 7 या 21, 5 और 3 8, ये 5 5166। तो इसके पास कौन सी आ रही है? देखो 5100 यानी 3 पॉइंट कुछ फिट होता है ना, तो इसके पास में कौन सी आ रही है? तो पास में कौन सी आ रही है? 5600 से 5700 फीट। ये एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, ध्यान। भारत सरकार ने राज्य वित्त निगम एक्ट कब पास किया? ये क्वेश्चन अभी राजस्थान पुलिस में पूछ लिया है। अभी राजस्थान पुलिस में इस क्वेश्चन को पूछ लिया, तो आपको भी बढ़िया तरीके से याद रखना है। तो और भारतीय सरकार ने राज्य वित्त निगम एक्ट कब पास हुआ? 1951 में पास किया। लेकिन आपसे क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में यह है, राजस्थान राज्य वित्त निगम का गठन कब हुआ? 1955 में। राज्य वित्त निगम का गठन कब हुआ? 1955 में। याद रखना, पेपर में पक्का पूछा जाएगा। और राजस्थान में रिक्को, रिक्को की नाम सुना? बड़े बड़े शहरों में रिक्को है। जो शहर में आसपास लोग विद्यार्थी रह रहे हैं उनको तो पता होगा। रिक्को की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। लेकिन राज्य वित्त निगम एक्ट पास हुआ 1951 में। राज्य वित्त निगम का गठन कब हुआ? 1955 के अंदर हुआ था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, पुनरुत्थित राजस्थान भागीदारी सम्मेलन 2015 का आयोजन हुआ था। पुनरुत्थित राजस्थान यानी पुनर्उत्थान करना है राजस्थान का, और लोगों को इसमें भागीदारी बढ़ानी है। इसका सम्मेलन 2015 का आयोजन कहाँ हुआ था? इस प्रकार पहले के जो जेल प्रहरी के एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए स्पेशल आपको दिया है। तो ये हुआ सीतापुरा जयपुर के अंदर। कहाँ पे हुआ? सीतापुरा जयपुर के अंदर। अब मैं कुछ आपको नई बातें बताता हूँ कि जयपुर का चोप गांव है। जयपुर का कौन सा गांव है? चोप गांव। उसकी खासियत, विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम बन रहा है।
विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। ध्यान रखना कहाँ पे, चोपगांव जयपुर में। पहला कहाँ पे है, पहला है हमारे अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम बन गया, जहाँ पे अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आया था। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में। और तीसरा अब कहाँ बनेगा, विश्व का तीसरा हमारे जयपुर में बनेगा। बहुत बड़ी बात है ना। तो इतनी बड़ी बात, भिवाड़ी अलवर किसके लिए प्रसिद्ध है, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर पूछे, नवीन मैनचेस्टर, तो कहाँ बताओगे, भिवाड़ी अलवर में। सीधा पूछे राजस्थान का मैनचेस्टर कहाँ पे है, तो कहाँ पे, भीलवाड़ा। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थायीकरण का मुख्य कारण कौन सा है। पहले तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो सारे विद्यार्थी, फटाफट लाइक करोगे, शेयर करोगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ये देखो सब्सक्राइब कर लेना, यानी ये बटन अगर आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लो प्लीज। लाइक जरूर करना, शेयर करना, क्योंकि आपकी सपोर्ट सबसे बड़ी बात है। सपोर्ट आप जितनी करोगे, लगातार आपको वन रक्षक वन पाल के लिए वीडियो मिलेंगे, और इतने जबरदस्त वीडियो कि आपने कहीं नहीं देखे होंगे, और लगातार सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थायीकरण का प्रमुख कारण कौन सा है, कच्चे माल की उपलब्धता है। आपसे पूछे पूरे भारत में सबसे ज्यादा सीमेंट का उद्योग कहाँ पे है, राजस्थान में। क्यों, क्योंकि राजस्थान में चूना पत्थर मिलता है। क्या मिलता है, चूना पत्थर मिलता है। जिस राज्य में चूना पत्थर मिलता है वहां सीमेंट, और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा चूना पत्थर मिलता है, इसलिए राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा सीमेंट के उद्योग है। याद रहोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कच्चा माल खूब मिल जाता है, इसलिए होता है। बिड़ला सीमेंट वर्कस अवस्थित है, बिड़ला सीमेंट वर्कस अवस्थित है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है, बिड़ला सीमेंट, क्योंकि मैंने बता दिया सबसे ज्यादा सीमेंट राजस्थान में कहाँ होती है, सीमेंट नगरी कहते हैं चित्तौड़गढ़ को, और वहां पे स्थान है बिड़ला, बिड़ला सीमेंट वर्कस। यहाँ पे खूब सारे सीमेंट के उद्योग है। कोटा, कोटा में गडेपान स्थान है जहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर उर्वरक उत्पादन किया जाता है। बूंदी की खासियत पूछे तो राजस्थान में पर दूसरा चीनी उद्योग कहाँ स्थापित, यानी सहकारी क्षेत्र का चीनी उद्योग कहाँ स्थापित हुआ है, बूंदी के अंदर। निम्बा हेड़ा कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। निम्बा हेड़ा कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल। अब एक खासियत देखना इस वीडियो की, मैं अगर कोई एक टॉपिक आ गया उसके 3 से 4 क्वेश्चन एक साथ करवा रहा हूं, ताकि एक से एक रिलेटिव बनता रहे। और अब देखो ऑप्शन में कितना बढ़िया, सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल, ए व बी दोनों ही है। देखो चूना पत्थर मैंने अभी बताया, और जिप्सम, और हमारे राजस्थान में खूब जिप्सम होती है। नागौर, बीकानेर क्षेत्रों में, गंगानगर, हनुमानगढ़ में जिप्सम होती है, और चूने का पत्थर मिल जाता है, इसलिए सीमेंट सबसे ज्यादा सीमेंट उद्योग में चूने का पत्थर और जिप्सम ही प्रयोग किया जाता है, और वो मिल जाता है, मिल जाता है तो बस ठीक है। जामसर बीकानेर में सबसे ज्यादा जिप्सम निकलता है। अगला देखिए, महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई थी, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। जानते हो महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई। अब पहले यहाँ देख लो, महाराणा प्रताप की सारी बातें बता देता हूं मैं। जन्म हुआ महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 को, 9 मई 1540 को। कहाँ हुआ, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ हुआ, कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। कुंभलगढ़ का कटारगढ़ है, और कटारगढ़ में महल बना हुआ है, बादल महल। ठीक है, 10वीं किताब, जो 10वीं बुक है एसएसटी, उसमें ये लिखा हुआ है। बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ, ये और लिख दिया जूनी कचहरी में। अब हुआ कब, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ। ठीक है, सारा बता दिया। जन्म हुआ, फिर ध्यान रखना गद्दी पर कब बैठे, 1572 में गद्दी पर बैठे, जब इनके पिता उदय सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और गद्दी पर कहाँ बैठे, इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ, गोगुंदा में। फिर इन्होंने 1576 में अकबर के सेनापति मान सिंह से हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, और 1582 में दिवेर का युद्ध लड़ा। हल्दी घाटी और दिवेर के युद्ध लड़े किसने, महाराणा प्रताप में। और लास्ट चावंड उदयपुर के अंदर है, 19 जनवरी 1557 को चावंड के अंदर बाडोली नामक स्थान है, वहां पे इनकी मृत्यु हो गई। तो कितनी बातें आपको महाराणा प्रताप से मिल गई, याद रख लोगे सारी की सारी इंपॉर्टेंट। चित्तौड़गढ़ क्यों प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ इन्होंने राजधानी बनाई थी बीच में। ओसिया जोधपुर के अंदर है, इसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी का शहर किसको कहते हैं, महाराणा प्रताप को। क्यों कहते हैं, क्योंकि अकबर इसे पकड़ नहीं सका, इसलिए। और हल्दी घाटी की खासियत क्या है, हल्दी घाटी के युद्ध में
महाराणा प्रताप नहीं पकड़ पाया, लेकिन इसके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। हल्दी घाटी का शेर किसको कह दिया? महाराणा प्रताप को। तो इतनी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगला देखो, प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? विजय का स्तंभ, इसका मतलब कोई विजय की खुशी में इसका निर्माण हुआ। तो याद रखना, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अब ये महाराणा कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर बैठा 1433 ईस्वी में। कब बैठा? 1433 ईस्वी में बैठा। और इसने 1437 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा। उस युद्ध का नाम है सारंगपुर का युद्ध। कौन सा? सारंगपुर का युद्ध है। कब लड़ा? 1437 में। किस किस के बीच हुआ? एक तो कुंभा और एक मालवा का सुल्तान था, मालवा सुल्तान महमूद खिलजी सेकंड, महमूद खिलजी सेकंड के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कुंभा क्या हो गया? जीत गया। और उसने जीत की खुशी में इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अब मैं दिखाऊंगा आपको विजय स्तंभ कैसा होता है। तो ये याद रखना, किसी ने नहीं देखा तो ये देख लेना। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, 6 मंजिल, 7 मंजिल, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मंजिल है। ध्यान रखना, विजय स्तंभ कितने मंजिल है? 9 मंजिल है। इसका निर्माण जेता, पोमा और नाप्पा ने करवाया। ठीक है, जेता, पोमा, नाप्पा ने इसका निर्माण करवाया। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है ये, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। और जेके व्हाइट सीमेंट है, उसका प्रतीक चिन्ह है। और आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़ के आए हो, उसका प्रतीक चिन्ह भी विजय स्तंभ है। भगवान विष्णु को समर्पित है, ये क्वेश्चन अभी आ चुका है। भगवान विष्णु को समर्पित है, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। इतनी बातें आपको बता दी। अब इससे बाहर क्या क्वेश्चन होगा? ठीक है। अब फतेह सिंह कौन था? उदयपुर का शासक था। महाराणा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे। महाराणा सांगा ये हिंदूपत बादशाह थे। खानवा का युद्ध इन्होंने लड़ा था। आगे चर्चा करेंगे जब आएंगे। तो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई? नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति, तो ये राज सिंह प्रथम था। कौन है? राज सिंह प्रथम था। जब औरंगजेब ने, औरंगजेब मुगल बादशाह, नाम सुना है ना, जब हिंदू मंदिरों को तोड़वाना शुरू किया, तो जो वृंदावन, वृंदावन उत्तर प्रदेश में है ना, वहां से कुछ पंडित मूर्तियां लेके राज सिंह के पास आ गए भी हमारी मूर्तियों को खतरा है। एक हिंदू शासक था, इसलिए इस राज सिंह प्रथम ने क्या किया? नाथ द्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी की मूर्ति लगवा दी कि ठीक है, यहाँ औरंगजेब कुछ नहीं हिलाएगा। तो राज सिंह प्रथम ने, ये 1652 में गद्दी पर बैठा है और 1680 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट शासक था। 1303 ईस्वी में राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ? बहुत ही प्रसिद्ध है 1303। फिल्म देखी होगी आपने, पद्मावत, पद्मावती फिल्म देखी होगी, जिसने देखी है उसको तो पता है। तो 1303 में चित्तौड़गढ़ का साका हुआ था। यहाँ पे शासक कौन था? रावल रतन सिंह। कौन था? रावल रतन सिंह। और इसकी पत्नी थी पद्मावती, पद्मावती थी। और चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। क्यों? पद्मिनी को प्राप्त करने के। बहुत ही सुंदर थी पद्मिनी, कहते हैं श्रीलंका के सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इस पे आक्रमण किया और रावल रतन सिंह इसमें मारे जाते हैं। इसके दो सेनापति गोरा और बादल युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये 1303 ईस्वी का चित्तौड़गढ़ का साका हुआ। अब ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए। पहला 1303 ईस्वी में जौहर हुआ। ठीक है, जौहर किसको कहते हैं? जब राजा महाराजा मारे जाते हैं निर्दोष। ठीक है, जौहर या साका जिसको कहते हैं, साका। जौहर किसको कहते हैं? जब महिलाएं लास्ट में उनके पास कोई चारा नहीं रहता है, तो ये अग्नि में अपने आप को समर्पित कर लेती हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए। पहला 1303 में, दूसरा हुआ 1534 में रानी कर्मावती के नेतृत्व में, जहां पे बहादुर शाह ने आक्रमण किया। यहाँ पद्मिनी के नेतृत्व में, जिसमें अलाउद्दीन ने आक्रमण किया। और तीसरा हुआ 1567 में, जब अकबर ने आक्रमण किया। और यहाँ जौहर पता है आपको किसके काल में हुआ? यहाँ पे जयमल और फत्ता 2 व्यक्ति थे। फत्ता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। तीनों याद रखना, इंपॉर्टेंट। तारागढ़ अजमेर में है, रणथंभ और सवाईमाधोपुर में। यहाँ 1301 में साका हुआ था। कुंभलगढ़ राजसमंद में।
अगला, किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता संदेश भेजा? ये मैंने अभी बताया ना। अब रिलेटिव क्वेश्चन देखो कितने बढ़िया आ रहे हैं, कितने रिलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको याद रखना आपको बढ़िया तरीके से। तो कौन सी राजपूत रानी थी? ऑप्शन देखो, रानी कर्मावती थी। कौन? जब इस गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1534 में आक्रमण किया, तो इसका पुत्र था रानी कर्मावती का विक्रमादित्य। छोटा था, पता ही नहीं था इसको कुछ, इसलिए इसको तो ननिहाल भेज दिया। और इधर से बहादुर शाह ने सोचा महिला अकेली है, महिला क्या राज चला लेगी, तो इसने आक्रमण किया। कर्मावती ने सोचा कि क्यों न मुगल बादशाह हुमायूं से राखी, यानी उसके सहायता के लिए राखी भेज दी, भी मेरी रक्षा कर। हुमायूं बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन हुमायूं क्या किया, उसने सोचता रहा, अभी चलते हैं चलते हैं चलते हैं, इतने में बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। और यहाँ पे 1534 का चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ, किसके नेतृत्व में? कर्मावती। यहाँ पे पूछे सेनापति कौन था, तो देवलिया का ठाकुर बाघ सिंह था। बाघ सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को क्या नाम दिया गया? कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नाम दिया, तो चित्तौड़ को नाम दिया खिजराबाद। क्या नाम दिया? खिजराबाद दिया। कब? 1303 की बात, जब रावल रतन सिंह थे और पद्मिनी ने जोहर किया, तो इसने अपने पुत्र, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? खिजराबाद। याद रहेगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ध्यान रखना, आपसे कभी पूछे किस नदी के किनारे है, तो बेड़च प्लस गंभीरी नदी के किनारे है। बेड़च प्लस गंभीरी नदी के किनारे। इसका निर्माण मौर्य शासक आए थे, एक मान मौर्य। कौन है? मान मौर्य ने इसका निर्माण करवाया। और चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा जाता है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़या। सबसे बड़ा दुर्ग, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट और एकमात्र ऐसा दुर्ग इसमें खेती भी होती है। याद रखना दोस्तों, बटन लाइक का जरूर दबा लेना और शेयर जरूर करना। अगर इस प्रकार की वीडियो आपको देखनी है इतनी पूरी डिटेल से, इतने नज़ारे से आप देखोगे, एक एक चीज आपकी क्लियर हो रही है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, अब इसका नाम प्रयागराज हो गया, ये भी याद रखना। अगला देखो, संत मावजी का संबंध है। संत मावजी, संत मावजी कौन थे, जानते हो? संत मावजी का संबंध है डूंगरपुर से भाई। क्यों? साबला गांव है डूंगरपुर में, वहां के थे ये, साबला गांव के थे संत मावजी। और इन्होंने डूंगरपुर में सोम, माही और जाखम, कौन कौन सी? सोम, माही, जाखम, नाम सुना है ना, बड़ी शानदार नदियां हैं तीन। और इन नदियों के किनारे, नदियों के किनारे इस संत मावजी ने क्या कर दिया? बेणेश्वर धाम का निर्माण किया था। कौन सा? बेणेश्वर धाम। जो अभी माघ पूर्णिमा आएगी ना, इस माघ पूर्णिमा को मेला लगेगा इस पे खूब, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं इस बेणेश्वर धाम। और बड़ी बात ध्यान रखना, संत मावजी का एक ग्रंथ है चोपड़ा, जिसका वाचन अब होने वाला था, लेकिन कोरोना वजह से चोपड़ा ग्रंथ का वाचन नहीं होता। याद रखना, सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास देखना, नए पुल्ले वन रक्षक वनपाल वाले, तो सीधे सीधे राजस्थान के क्वेश्चन, क्योंकि आपके टॉपिक है समसामयिक करंट जीके आएगा, और जो करंट जीके और राजस्थान जीके में पकड़ करेगा, समझ लो वन रक्षक वनपाल लगे आप श्योर श्योर। ठीक है, तो मावजी और चोपड़ा ग्रंथ में इन्होंने पता है क्या किया? इन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी कर रखी है, ये भी याद रखना। अगला देखो, गरीबदास, वैसे गरीब नहीं थे, इनका नाम था संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? और आपका ये बोर्ड जो एग्जाम करवाता है ना, RSMSSB अधीनस्थ मंत्रालय बोर्ड जो जयपुर है, ये क्वेश्चन ऐसे ही ऐसे डालता है, ध्यान रखना। पीछे वाले कोई पेपर उठा के देख लो, ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आएंगे सारे। तो ये सारे किसके थे? ये दादू जी के थे। इनका संबंध किससे था? दादू पंथ से। दादू दयाल जी का नाम सुना ना, दादू दयाल जी के टोटल 152 शिष्य थे। 152, जिनमें से 52 शिष्य उनकी खूब सेवा करते थे, यानी उनके पंथ को सबसे आगे बढ़ाया, इसलिए 52 शिष्य इनके स्तंभ कहलाते हैं, दादू पंथ जी। और इनकी पीठ पूछे, नरेना जयपुर में है। इनकी मुख्य पीठ दादू जी की कहाँ पे है? नरेना जयपुर में। और दादू पंथ के जो अनुयायी होते हैं ना, उनकी खासियत क्या है? याद रखना, इनका, इनकी मृत्यु के बाद इनके शव को न तो जलाया जाता है और न ही दफनाया जाता है, सिर्फ पशु पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता है। याद रखना, दादू जी। अगला देखो, काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया? मुसलमानों में जैसे अपने हिंदुओं में पंडित होते हैं ना, वैसे मुसलमानों में क्या होते हैं? काजी होते हैं।
न्याय करने के लिए या कोई प्रक्रिया के लिए राजा महाराजाओं के समय काजी हुआ करते थे। अब बात आती है कि काजी इन्हें कब बनाया, कहाँ बनाया, तो काजी हमीदुद्दीन नागौरी, जिनका पूरा नाम है, नागौर के अंदर बनाया गया है। नरहर के पीर, नाम सुना आपने, नरहर के पीर, वो तो है झुंझुनू के। नागौर के अंदर काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी को सर्वप्रथम काजी बनाया गया था। अजमेर में क्या है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, भी बहुत बड़ी दरगाह है, पता ना, इसलिए अजमेर को राजस्थान का मक्का मदीना कहा जाता है, मक्का कहा जाता है। बयाना कहाँ पे है, भरतपुर में है। क्या खासियत है, बयाना का दुर्ग स्थित है और राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, राजस्थान में 5 विजय स्तंभ है, ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ बयाना भरतपुर के अंदर ही है, समुद्रगुप्त ने बनवाया था। खाटू श्याम जी सीकर तो जानते ही हो। अगला देखो, एक शासक व संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे, शासक भी थे, संत पीपा एक संत भी थे, इनका संबंध कहां से था, तो ध्यान रखना, गागरोन दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। गागरोन दुर्ग में इनकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। संत पीपा का संबंध है दर्जी समुदाय से, दर्जी समुदाय के ये संत माने जाते हैं, और ये चौहान थे, वैसे क्या थे, चौहान थे, ये भी याद रखना है। और क्या याद रखोगे इनके बारे में, आपको एक चीज और याद रखनी है, इनकी गुफा कहाँ बनी हुई है, संत पीपा की गुफा है टोडा रायसिंह टोंक के अंदर इनकी गुफा बनी हुई है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, दोनों ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान में उंद्रिया पंथ किन में प्रचलित है, ये तो अभी 2 साल पहले क्वेश्चन आ गया था, उंद्रिया पंथ निम्न में से किस में प्रचलित है, तो उंद्रिया पंथ ध्यान रखना किसमें है, भीलों के अंदर है। और भील सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, उदयपुर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। मीणा सबसे ज्यादा जयपुर में पाए जाते हैं। सीधा सीधा आता है पेपर में, सहरिया सबसे ज्यादा बारां में पाए जाते हैं, और गरासिया सबसे ज्यादा सिरोही में पाए जाते हैं। आपसे पूछे राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी है, मीणा है। आपसे पूछे राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति भील है, याद रह जाएगा, सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, अलख्या संप्रदाय, देखो संप्रदाय से 2-3 क्वेश्चन आ गए, भीलों से जनजातियों से प्रश्न आ गए, रिलेटिव क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो आपके याद रहेगा, एक अलग अलग क्वेश्चन फिर याद नहीं रहता। तो अलख्या संप्रदाय है लालगिरी, लालगिरी से संबंधित आता है अलख्या, ये अलग जो है, ये भरतपुर अलवर क्षेत्र में ज्यादा प्रसिद्ध है, तो लालगिरी इसके क्या है। और चरणदास जी, ये चरणदासी संप्रदाय से संबंधित है। संत दास जी, इन्होंने अपना अलग ही, संत दास जी उद्धड़ संप्रदाय चलाया था इन्होंने, संत दास जी ने उद्धड़ संप्रदाय चलाया था। ये सारी चीजें, भोलानाथ भोलेनाथ ही थे। अगला देखो, बालिंद जी के गुरु कौन थे। अब आप सोचोगे सर ऐसा क्या क्वेश्चन करा रहे हैं भाई जी, वन रक्षक और वनपाल पास करना है ना, ऐसे प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये आ चुके हैं प्रश्न, और मैं ज्यादा जितनी कोशिश करूंगा, आज तक जो बोर्ड आपका एग्जाम रहा है, पहले तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों ने पता ही नहीं कि बोर्ड कौन सा, हमारा पेपर कौन सा बोर्ड लेगा, हमारे पेपर में पहले क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, हमारे पेपर में सिलेबस क्या क्या है, वो देखो आप, सिलेबस क्या है आपको पता होना चाहिए, फिर पढ़ा करो, सीधी किताब उठा ले बाजार से, पढ़ते रहते हो, 4 पेज इधर से 4 पेज इधर से। अब देखो बालिंद जी के गुरु कौन थे, बालिंद जी के गुरु कौन थे, तो ये आपको याद रखना है, बालिंद जी के जो गुरु कौन थे, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो। तो बालन जी के गुरु थे दादू दयाल जी, कौन थे, दादू दयाल जी। अभी मैं दादू दयाल जी के बारे में सारी घटना आपको बता चुका हूं, यहाँ देखिए दादू दयाल जी के बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये रहा, इसमें ये इतनी मैंने बताया था ना, 152 गुरु है, 152 शिष्य, इनके उनमें 52 इंपॉर्टेंट थे, तो इनमें जगन्नाथ जी और बालिंद जी वो भी थे, तो किसके हैं, दादू दयाल जी के। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं, ध्यान रखना, राजस्थान का कबीर कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट। अगला, गोडवाड़ी क्या है, नाम सुना है आपने गोडवाड़ी, आपने एक नाम सुना होगा कि जो लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसे गोडवाड़ी कहा जाता है, लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, गोडवाड़ी। अब आपको पता है अभी लूनी नदी जोधपुर संभाग में आती है, और वहां कौन सी भाषा बोली जाती है, मारवाड़ी, तो मारवाड़ी की उपबोली क्या हो जाएगी, गोडवाड़ी, मारवाड़ी की उपबोली गोडवाड़ी बोली जाती है, तो मारवाड़ी की क्या होगी, उपबोली। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। अगला देखिए, राजस्थान भाषा में पातल
यानी पाथल और पित्थल की रचना किसने की? कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखो पाथल और पित्थल की रचना किसने की? तो ये की थी कन्हैया लाल सेठिया ने। जानते हो कन्हैया लाल सेठिया चूरू के हैं, चूरू जिले के साहित्यकार है। राजस्थानी भाषा में पाथल और पित्थल, पाथल और पित्थल दो शब्द दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पित्थल और पाथल। ठीक है, किसने? चंद्र बरदाई। तो चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वी चौहान तृतीय के दरबारी कवि कौन थे? चंद्र बरदाई। इस बोली को भीलों की बोली भी कहा जाता है। भील फिर आगे देखो, भील सबसे ज्यादा उदयपुर में है। भीलों की बोली किसको कहते हैं? वागड़ी बोली को, या बागड़ी। बागड़ी प्योर रूप से कौन बोलते हैं? भील बोलते हैं। और ज्यादातर जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के भील है ना, वो सबसे ज्यादा वागड़ी वागड़ी बोलते हैं, इसलिए वागड़ी वो वागड़ क्षेत्र है। तो भीलों की बोली कौन सी है? मारवाड़ी। जोधपुर में मेवाड़ी, उदयपुर में ब्रज बोली। इधर अपने जाएंगे ना धौलपुर और उधर जैसे खास करके मथुरा की बोली है ये। फिर देखिए मालवी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? मालवी। अब आपको बताना चाहिए कि मालव प्रदेश कौन कौन सा है। तो मालव प्रदेश के अंदर ये आता है, तो मालवी बोली जाहिर सी बात है झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, बूंदी, झालावाड़। देखो कैसे ऑप्शन दे दिया आपके सामने। तो मालवी जो बोली जाती है सही रूप से, उसका उत्तर आ जाएगा प्रतापगढ़, बूंदी और झालावाड़। प्रतापगढ़, बूंदी और झालावाड़ में बोली जाती है। वैसे कोटा बूंदी भी है, लेकिन इसका उत्तर सही क्या मान रखा है? प्रतापगढ़, बूंदी और झालावाड़, क्योंकि कोटा के अंदर प्रॉपर रूप से हड़ौती बोली बोली जाती है। राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? मारवाड़ी, ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा या मेवाती? राजस्थान की जो मूल भाषा है ना, वो याद रखना मारवाड़ी है। वैसे हम क्या कहते हैं? राजस्थानी, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है मारवाड़ी। मारवाड़ी के बाद दूसरी आती है मेवाड़ी। लेकिन राजस्थानी भाषा को अभी तक दर्जा नहीं दिया गया है, इसलिए मारवाड़ी सबसे ज्यादा राजस्थान में बोली जाती है। काम्याचा का संबंध निम्न में से किस जाति से है? अब ये काम्याचा एक वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना। और बजाता कौन है वाद्य यंत्र को? काम्याचा का संबंध किस जाति से है? तो इसका जवाब हो जाएगा मांगणियार। मांगणियार जाति है वो काम्याचा बजाती है। ध्यान रखना, मांग के खाने वाली कुछ होती है और कुछ आजकल तो क्या व्यवसायिक क्षेत्र में ज्यादा चली गई है, तो वो काम्याचा बजाते हैं और ये करते हैं। कंजर कोटा के अंदर है, कंजर जाति, ये भी आपराधिक प्रवृत्ति के लिए जानी जाती है। कालबेलिया, कालबेलिया भी अलग है। और कामड़, कामड़ जाति की महिलाएं तो होती है, रामदेव जी का जो भगत होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कौन सा नृत्य जसनाथी संप्रदायों के द्वारा? तो अग्नि नृत्य। जसनाथी, जसनाथी थे कतरिया सर बीकानेर के। ठीक है, कतरिया सर बीकानेर के थे जसनाथ जी। और ये भगत अग्नि नृत्य करते हैं, अंगारों पे चलते हैं, फतेह फतेह का नारा लगाते हैं, अंगारों पे फतेह फतेह का नारा लगाते हैं, ये भी ध्यान रखना। बम्ब नृत्य अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य जालोरकर, घूमर नृत्य घूमर हमारे राजस्थान की आत्मा और राज्य नृत्य है। रम्मत नामक रंगमंच नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? रम्मत, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रम्मत है बीकानेर की प्रसिद्ध। बीकानेर, जैसलमेर। वैसे जैसलमेर की ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन जैसलमेर से ये कहाँ चली गई? बीकानेर। ऑप्शन में आ जाता है जैसलमेर, तो उत्तर सही होगा वैसे बीकानेर। इसरदा तालाब किस जिले में है? इसरदा तालाब है किस जिले में? क्यों इंपॉर्टेंट है? हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसरदा तालाब परियोजना के लिए अभी कुछ बजट पारित किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। वो क्वेश्चन जो करंट में होता है ना, वो क्वेश्चन पूछा पूछा जाता है। तो इसरदा तालाब है सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ पे है इसरदा तालाब? सवाई माधोपुर। और कौन सी नदी के किनारे है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बनास नदी के किनारे है। 5 नदियों पर पांचना बांध किस देश के सहयोग से बना है? 5 नदियां, एक साथ 5 नदियां। बांध कौन सा है, इसलिए नाम हो गया पांचना बांध। और एक बड़ी बात देखो, मिट्टी का बना बांध है ये, राजस्थान का मिट्टी का बना बांध पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? पांचना बांध। है कहाँ पे? करौली में है, ये भी ध्यान रखना। किस जिले में है? करौली में। किसके सहयोग से बना है? अमेरिका के सहयोग से बना है। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से, ये याद रखना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व किस अभयारण्य को बनाया जाएगा? ये देखो करंट का प्रश्न है। सुबह सुबह मेरी 7 बजे की करंट की क्लास आती है, वो देखा करो।
बहुत खास है क्वेश्चन आ जाए। आप सोचो ये क्वेश्चन तो कहीं किताब में और अब तक कोई किताब में नहीं है, ये करंट का प्रश्न है, क्योंकि वन रक्षक वनपाल में करंट आएगा। तो चौथा टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? रामगढ़ में। और रामगढ़ कहाँ पे है? बूंदी के अंदर है। रामगढ़ कहाँ पे है? बूंदी में है। अब देखो राजस्थान में पहले कितने हैं? 3 टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो कहाँ कहाँ है ये आपको याद रखना है। तीनों के तीनों, एक तो है आपका सरिस्का के अंदर, एक आपका रणथंभौर के अंदर, और तीसरा है आपका दर्रा कोटा के अंदर, और चौथा कौन सा बनेगा? रामगढ़। नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और माचिया सफारी पार्क, ये 3 के 3 आपके राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये समझ में आ गई आपको बात सारी। अगला देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? फिर क्वेश्चन देखो, उसमें और उसमें अंतर है। देखो क्वेश्चन में आ गया कि रम्मत का आयोजन किया जाता है। कमेंट में जल्दी से जवाब दे दो, मैं आपको बता चुका हूं वैसे। कुछ क्वेश्चनों के जवाब देने के बाद आप क्लियर रूप से बता दिया करो, इसका उत्तर ये हो जाएगा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? जैसलमेर। क्या हो जाएगा? रम्मत जैसलमेर। देखो ऑप्शन बीकानेर भी है, अगर जैसलमेर नहीं होता तो बीकानेर, बीकानेर नहीं है तो जैसलमेर। बीकानेर है लेकिन जैसलमेर में सबसे खास होती है। राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण ब्यावर अजमेर में कब किया गया? स्टार लगा लेना, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, फिक्स है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? पहले तो आपको याद रखना है 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में हुई, विजय सिंह पथिक ने की। एक तो ये याद रखना। अब देखो वर्धा महाराष्ट्र में हुई, लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये राजस्थान सेवा संघ है ना, उसका स्थानांतरण ब्यावर अजमेर में कब हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1920 में। अगले ही साल ये कहाँ आ गई थी? ब्यावर अजमेर के अंदर आ गई थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान में पूछ लो चाहे प्लस भारत में पूछ लो, दोनों का जवाब एक ही होगा। और खास करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर आ जाएगा विजय सिंह पथिक। अब कई विद्यार्थी सोचते हैं सर साधु सीताराम दास। ध्यान रखना, जब इसकी शुरुआत हुई थी 1897 में, तो साधु सीताराम दास ने इसका नेतृत्व किया था, ने कि इसके जनक माने जाते हैं। जनक माने जाते हैं विजय सिंह पथिक। और 1897 से चलकर 1941 तक चला था, 44 साल तक। भारत का सबसे बड़ा संगठित और अहिंसात्मक था। 3 चरणों में हुआ। पहला चरण साधु सीतारामदास, 1916 में विजय सिंह पथिक, और 1927 में राम नारायण चौधरी और हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में, ये माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में हुआ। और विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम था वो भूप सिंह था। गौरी लोक नृत्य मूलतः कहाँ का संबंधित है? गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित कहाँ का है? ग्रासियों से, कालबेलियों से, कंजरों से, भीलों से। तो गौरी नृत्य किसका है? तो गौरी भीलों का नृत्य है। किसका? भीलों का नृत्य है, जो दिन में किया जाता है। राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, लच्छी राम जी। शेखावटी, जयपुर ख्याली, कुचामनी ख्याली या तुरा कलंगी ख्याल? तो लच्छी राम जी द्वारा कहाँ किया गया इसका ख्याल, ये आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। लच्छी राम जी कहाँ के हैं? शेखावटी ख्याल से संबंधित रखते हैं। अगला देखिए, बम्ब नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बम्ब नृत्य, बम्ब नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। अलवर, भरतपुर और ये सारे दे रखे हैं आपके सामने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बम्ब नृत्य, मैंने आपको बताया था अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है बम्ब नृत्य। तो अलवर भरतपुर का। अब थोड़ा सा क्वेश्चन एक शायद कंफ्यूजिंग रह गया। राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? तो ध्यान रखना, कुचामनी ख्याल है, कुचामनी नागौर का जो ख्याल है उसका है। मैंने शायद शेखावटी बता दिया, गलत है, कुचामनी ख्याल है। ध्यान रखना, इसको सही कर लेना, तो कमेंट करने की जरूरत नहीं है। और जो विद्यार्थी वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर दो फटाफट, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो। देखो ये बटन अगर आपका आ रहा है तो ये ब्लैक रंग का हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का घंटा दबा लो। कोई भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच के। और पिछले 6 महीने, 9 महीने, 1 साल का करंट अफेयर्स अगर आपको पढ़ना है, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से पढ़ सकते हो। और एक सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास, और एक राजस्थान अध्ययन, हमारा राजस्थान की बुकों की एक क्लास, और एक ये क्लास, आपको लगातार क्लासें देखनी है ताकि आप बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन राजस्थान जी के करंट की कर सकते हो। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान का वह जिला जिसकी आकृति अर्धचंद्राकार है, राजस्थान का जिसकी आकृति अर्धचंद्राकार है, यानी आधे चांद की तरह इस प्रकार है, या प्याले नुमा है, इसको हम कह सकते हैं कि प्याले नुमा भी कह सकते हैं। तो सिक्कर की आकृति है अर्धचंद्राकार या प्याले नुमा है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और जयपुर की आकृति कैसी है, ऐसा है जयपुर। वो पीने की पानी तो आती है, नहीं पीने की पानी आती है ना, पीने के लिए वो बादला जैसी होती है, उसकी आकृति जयपुर के आकार की है, ध्यान रखना। सिक्कर जिला ये इंपॉर्टेंट है, अर्धचंद्राकार, कांतली नदी इस जिले में बहती है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। सभ्यता यहाँ पे कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता है। अब मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूँ। हनुमानगढ़ जिले की आकृति है सोफे के आकार की, सोफे के आकार की, यानी इस प्रकार है हनुमानगढ़, ऐसे ऐसे से, ठीक है, हनुमानगढ़ हो गया। उसके बाद में जैसलमेर की शपथ बहुभुज आकार की है, जैसलमेर की। चित्तौड़गढ़, ये अजमेर की आकृति है अर्धचंद्राकार, अजमेर की। दौसा की आकृति है जैसे धनुष है, दौसा धनुष सीधा याद रहता है, ठीक है। फिर करौली और धौलपुर आपको कभी देखना, ऐसा लगता है जैसे बतख है, बतख के समान आकृति है। फिर भीलवाड़ा, जिससे लग रहा है आयताकार, क्लियर रूप से नहीं आयताकार, भीलवाड़ा लग रहा है। टोंक, ऐसे लगता है जैसे पतंग है, राजस्थान की आकृति का है टोंक, इसको भी याद रखना। उदयपुर, ऑस्ट्रेलिया की आकृति का है उदयपुर। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, यहाँ पे एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। और एक बाड़मेर, बाड़मेर की आकृति ऐसी है जैसे ऐसा दक्षिणी भारत है ना, जो हमारा वैसी आकृति। तो इन आकृतियों को सारी चीजें याद रखना। और एक तिलक के समान किसकी आकृति है, ऐसे है तिलक के समान, वह रासमंद। ये सारी क्लियर होगी आपके लिए। अंतिम क्वेश्चन, पाली जिले के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला, ऐसे है ना पाली, ऐसे पाली जिले के साथ टोटल 8 जिलों की सीमा लगती है, लेकिन सबसे कम सीमा किसकी लगती है, उत्तर हो जाएगा आपका बाड़मेर। सबसे कम सीमा बनाने वाला पाली जिले के साथ कौन सा है, बाड़मेर। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आज तक पूछे गए हैं, पूछे गए हैं, ठीक है। तो पाली जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है, सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है। और सोजत और पाली की क्या प्रसिद्ध है, सतरंगी संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, सतरंगी। और हाल ही में 2021 में पद्म श्री अवार्ड राजस्थान के 3 लोगों को मिला है, उसमें पाली जिले के एक व्यक्ति है डॉक्टर अर्जुन सिंह शेखावत, साहित्य के क्षेत्र में इन्हें अवार्ड मिला है। करंट से भी आपकी ये चीजें रूबरू हो रही है, तो इन्हें सारी चीजें पढ़ के याद रखना। पाली जिला किस संभाग के अंदर आता है, तो आपका जवाब हो जाएगा जोधपुर संभाग के अंदर पाली जिला आता है। बाड़मेर जिला भी किस में आता है, जोधपुर संभाग में आता है। बाड़मेर जिले की खासियत देखिए कि सबसे ज्यादा वनों में वृद्धि हुई है बाड़मेर में। और जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के जनगणना के आधार सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि किस जिले की हुई है, बाड़मेर की हुई है, ये भी आपको पता है। अजमेर को राजस्थान का नाका कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहा जाता है, अंडों की टोकरी कहा जाता है। और राजस्थान एकीकरण के समय एकमात्र जो केंद्र शासित प्रदेश था वो अजमेर मेरवाड़ा था। और इसका विलय कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजसमंद जिले की बात करें, राजसमंद जिला कब बना, तो 10 अप्रैल 1991 को राजसमंद जिला बना था। 3 एक साथ जिले बने थे, PDR 12 दौसा राजसमंद एक साथ बने। तिलक के समान इसकी आकृति है। और किस संभाग में आता है, तो उत्तर हो जाएगा उदयपुर संभाग में आता है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन पूरी डिटेल के साथ, शायद बहुत ज्यादा डिटेल मैंने बता दी। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, इतना लंबा वीडियो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके मुझे सारे बताओगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, पूरा मैंने तथ्य आपको बताया, वो तथ्य कैसा लगा, कि आपको सीधे सीधे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, वो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है वन रक्षक और वनपाल के लिए। चाहे आप राजस्थान पुलिस का एग्जाम दो, पटवार का दो, रीट का दो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाना, सीधे सीधे एग्जाम में मिलेंगे। ये मुहिम लगातार चलेगी। कब चलेगी, जब आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब कर लेना अपने, ज्यादा से ज्यादा। देखो आपके सहपाठी है, जितना आप भलो करोगे भगवान आपका उतना ही सोचेगा। भला आपको करना है, हर किसी को कमेंट यानी आप डाल देना। व्हाट्सएप आपके पास है, शेयर करो, टेलीग्राम पे करो, फेसबुक पे करो, सब जगह आपकी तरह से फैला दो। तो धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने सारी प्रस्तुत हो गई, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए तो ये पर्सन रट लो, पढ़ो वही जो परीक्षा में आए, और ये सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो गई ताकि आप पढ़ते। 1 घंटे का हमारा वीडियो था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए साबित होने वाला है, तो इसे बढ़िया तरीके से पढ़ ले ताकि इंपॉर्टेंट साबित हो सके।